A very good morning, everyone. Today, we will be discussing about the society and the administration of the Indus Valley Civilization. सभी को नमस्कार। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, उसके समाज और वहाँ के प्रशासन के बारे में चर्चा करेंगे। तो दो टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, सोसाइटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो कुछ की पॉइंट्स मैंने आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं, उनको आप प्लीज़ याद रखिएगा और माइक्रो नोट्स भी आप बनाइएगा। हिस्ट्री को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके सोर्सेज क्या हैं। सोर्सेज मतलब स्रोत। आपके स्रोत क्या हैं, कहाँ से आप अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हमें किसी शहर में जाना होता है तो हमें रास्ता ढूंढना पड़ता है, तो उसी तरह इतिहास में जो स्रोत होते हैं, जो सोर्सेज होते हैं, वो रास्ते होते हैं हमारे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैसा कि आप पिछली वीडियोस में आपने जाना कि वहाँ की जो भाषा है उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, और वो जो चित्रात्मक लिपि है, जो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, उसको अभी तक इतिहासकार नहीं पढ़ पाए हैं। तो हमारे पास क्या सोर्सेज होते हैं जिसके थ्रू हम समझ सकें। तो कुछ सोर्सेज की हम बात कर लेते हैं पहले। मेनली जो सोर्सेज हैं वो आर्कियोलॉजिकल हैं। आर्कियोलॉजिकल मतलब पुरातत्व शास्त्र के आधार पर हैं, यानी खुदाई होती है और खुदाई से जो ज़मीन के नीचे वस्तुएं प्राप्त होती हैं उससे हम जान पाते हैं कि इतिहास कैसा रहा होगा। इसके अलावा सील्स एंड बीड्स हमें मिली हुई हैं, कुछ मुहर मिली हैं, कुछ मनके मिले हैं। उसी तरह जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, और लिटरेरी सोर्सेज ऑफ मेसोपोटामिया। अगर आप इतिहास को अच्छे से समझने की कोशिश करें तो आपको लिटरेरी सोर्सेज की भी ज़रूरत पड़ती है। लिटरेरी का मतलब होता है कुछ ऐसे सोर्सेज जिसमें लिखित रूप से कुछ दस्तावेजीकरण किया जाता है। अब चूंकि मैंने पहले ही बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो सोर्सेज हैं वो लिखित नहीं है, क्योंकि उनकी भाषा को हम अभी पढ़ नहीं पाए हैं। तो हमें उस समय समकालीन जो कॉन्टेम्प्रेरी सोसाइटीज़ जो फ्लरिश कर रही थी वेस्ट एशिया में, उनकी भाषा चूँकि हम जानते हैं, जैसे कि मिस्र की भाषा को हम जानते हैं जिसको हीलियोग्राफिक बोलते हैं, या मेसोपोटामिया की लैंग्वेज को, उनकी स्क्रिप्ट को हम जानते हैं जिसको हम क्यूनिफॉर्म बोलते हैं। तो उनमें मेसोपोटामिया के साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन के ट्रेड के बारे में चर्चा है। तो उससे भी हमें कुछ इनकी सोसाइटी और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अंदाज़ा लग सकता है। फाइनली हम बात कर रहे हैं सोसाइटी की, तो सोशल डिफरेंसेस को समझने के लिए हमें बरियल्स को देखना पड़ेगा, जो शवधान होते हैं, शवधान। ठीक है, जो लोगों को दफन करते हैं तो उनके साथ जो वस्तुएं दफन की जाती हैं उनको भी स्टडी करके हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पास्ट कैसा रहा होगा। ओके, लेट्स मूव फर्दर। अब सबसे पहले हम सोसाइटी के टॉपिक को कवर करेंगे। सोसाइटी का जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो टॉपिक है वो है रिलीजन। रिलीजन की अगर हम बात करें तो ये मैंने 9 पॉइंट्स रखे हैं जिन्हें आप याद रख लीजिए, तो आप आराम से इसमें काफ़ी कुछ लिख सकते हैं। जैसे कि इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न हमने पिछली स्लाइड्स में भी बात करी हुई है कि यूनिकॉर्न हम एक मिथिकल एनिमल है। यूनिकॉर्न क्या है? एक मिथिकल एनिमल है। मिथिकल यानी पौराणिक है। ये कोई रियल एनिमल नहीं है। इस तरह का एनिमल आप आज वाइल्ड लाइफ में तो नहीं देखते, तो ये इमेजिनरी एनिमल है। तो हो सकता है कि ये लोग इस तरह की इमेजिनरी एनिमल की वर्शिप या पूजा करते रहे हों। इसी तरह पशुपति शिव के बारे में बोला जाता है कि जो हड़प्पन्स थे वो पशुपति शिव की पूजा करते रहे होंगे। अब इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप पशुपति सील को देखिए। ठीक है, पशुपति सील उसमें एक देवता हैं जो योगिक पोस्चर में बैठे हुए हैं और उनके आसपास जानवर हैं। पिछली स्लाइड्स में उनको कवर किया हुआ है। तो कुछ इतिहासकार उनको प्रोटो शिवा बोलते हैं, यानी शिव की जो उपासना है उसका सबसे अर्ली फॉर्म उसको माना जाता है। इसके अलावा लिंगा वर्शिप, ये देखिए शिवलिंग यहाँ पर प्राप्त हमें हुआ है।
इसको मैंने पॉइंट नंबर 5 में लिखा हुआ है। इसके अलावा बुल वर्शिप पॉइंट नंबर 3 है। बुल वर्शिप होती रही होगी, ठीक है। आप आज भी देखिए कि दक्षिण भारत में, देखिए उत्तर भारत में गाय की पूजा ज़्यादा प्रचलित है, लेकिन दक्षिण भारत में जो वृषभ है, जो सांड है, जो बुल है, उसकी पूजा का प्रचलन है, ठीक। इसके अलावा ये लोग मदर गॉडेस, 4th नंबर पे मदर गॉडेस की जो मैंने इमेज इसमें आपको दिखाने के लिए बनाई है वो ये है, ठीक है। मदर गॉडेस की भी पूजा करते थे, मातृशक्ति की पूजा करते थे। आज अगर आप भारत की संस्कृति को देखेंगे तो भारत में मातृशक्ति का आह्वान अत्यधिक किया जाता है, चाहे दुर्गा के रूप में, चाहे काली के रूप में। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रेरणा हमें मिली है, कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता से है। देखिए मदर गॉडेस का पूजा करने का एक और रीज़न है, जो फीमेल जो एनर्जी है वो बहुत पावरफुल मानी गई है, क्योंकि उनके अंदर रिप्रोडक्टिव पावर है, उनके अंदर जन्म देने की शक्ति है। पुरुषों के अंदर ये शक्ति विद्यमान नहीं है। तो इसीलिए स्त्री को और धरती को माँ माना गया है, क्योंकि उससे संतति बढ़ती है, उससे हमारी जनरेशन्स, प्रोजनी आगे बढ़ती है। तो ये कहीं ना कहीं ये एक रीज़न रहा होगा, ठीक है। फिर ट्री वर्शिप भी करते थे ये लोग। कई ऐसी सील्स मिली जिसके पीपल के पेड़ बने हुए हैं, पीपल के पत्ते बने हुए हैं, तो उससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ट्री वर्शिप भी करते रहे होंगे। इसके अलावा ये लोग ताबीज़ भी पहनते थे। ताबीज़, कई सारे सैंपल्स मिले हुए हैं ताबीज़ों के इंडस वैली सिविलाइजेशन से। इसके अलावा स्वास्तिक आप लोग जानते ही हैं, सामने बना भी हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, ये स्वास्तिक है। जब भी हम कोई नई चीज़ खरीदते हैं तो आपने देखा होगा कि हम लोग उस पर स्वास्तिक बना देते हैं, ठीक। तो स्वास्तिक सील्स भी मिली हैं, जिससे पता चलता है कि मोस्ट प्रॉब्ली जो भारत में ट्रेडिशन स्वास्तिक वर्शिप का है, हो सकता है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से आया हो। इसके अलावा फायर ऑल्टर्स हैं, यज्ञ की वेदी है जहाँ यज्ञ किया जाता है। अगर आप ध्यान से देखें, जो लास्ट फिगर मैंने यहाँ बना रखी, पेस्ट करी हुई है, ये फायर ऑल्टर्स की है, यज्ञ वेदी है, यज्ञ वेदी, जहाँ यज्ञ किया जाते थे, अनुष्ठान किए जाते थे। तो ये रिलीजन के पॉइंट्स हैं, टोटल 9 पॉइंट्स हैं। प्लीज़ आप इसको एक बार ध्यान से सुन लीजिए और इसको नोट कर लीजिए अपनी बुक्स के अंदर। अब हम बात करते हैं ड्रेसेस की। अब देखिए हम इंटरप्रिटेशन पे चलते हैं। इसके अंदर जितना भी हम डिस्कस कर रहे हैं इंटरप्रिटेशन बेस्ड डिस्कशन है, और आज जो हमारी लाइफ है, जैसा जीवन हम आज जीते हैं, इससे मिलता जुलता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जब ड्रेसेस की बात कर रहा हूँ तो पहला पॉइंट है सीवन क्लॉथिंग, यानी सिले हुए कपड़े। कपड़े जो थे ये सिलकर पहनते थे। कई कॉपर सुइयाँ मिली हैं, तांबे की सुइयाँ मिली हैं, और आपका होना चाहिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में कॉटन को भी ग्रो किया जाता था। तो मोस्ट प्रोबेबली ये लोग कॉटन के कपड़े पहनते थे। आप यहाँ पर एक इमेज देख रहे होंगे, बड़े फेमस इमेज है, इसको बोलते हैं प्रीस्ट किंग। तो यहाँ पर इसने एक दुशाला ओढ़ी हुई है, एक शॉल ओढ़ी हुई है, तो उसको आप देखिए ज़रा, ये वो शॉल है, ठीक है। तो ये शॉल कॉटन की शॉल मानी जाती है, हिस्टोरियंस बोलते हैं कि ये कॉटन की शॉल है, ठीक है। तो कपड़े सिल के पहनते थे। सुइयों के अवशेष मिले हैं, कॉपर की जो सुइयाँ हैं उनकी। फिर ये लोग ऐसे कपड़े पहनते थे जिससे इनका जो दायां हाथ है वो फ्री रहे। अगर आप ये कपड़ा देखें ध्यान से तो इसके अंदर व्यक्ति बाईं तरफ इसको पहन रहा है, ये बाईं तरफ, जिससे जो इनका राइट साइड है वो खाली रहे, ये वाला साइड खाली रहे। तो ये पता चलता है हमें। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, इस इमेज को आप ध्यान से देखिए। इस इमेज के दाईं तरफ, दाएं हाथ पे, मतलब यहाँ पर इधर देखिए ताबीज़ बंधी हुई है, ठीक है। तो ये लोग ताबीज़ों को भी अहमियत देते थे। इसको पॉइंट नंबर 9 मुझे अभी ध्यान आया है, पॉइंट नंबर 7 अभी ध्यान आया, इसको ज़रा आप ध्यान से देख लीजिए। तो हमें जो ताबीज़ के बारे में पता चलता है ये प्रीस्ट किंग के दाएं भुजाओं से पता चलता है, दाएं हाथ से पता चलता है, ठीक है। शोल्डर पे उसने ताबीज़ पहनी हुई। तो ये लोग कहीं ना कहीं सुंदरता के लिए ताबीज़ भी पहनते थे। और इसने सर के ऊपर, इमेज के अंदर तो नहीं आ रहा, लेकिन सर के ऊपर हेडगियर लगा रखा है, ठीक है। एक छोटा सा मुकुट पहना हुआ है, कलगी पहनी हुई है एक तरह से, ठीक। फिर ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, थर्ड पॉइंट में मैंने कॉस्मेटिक्स की बात करी है, ठीक है। मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि इस स्लाइड के अंदर मैं हर पिक्चर को ऐड कर सकूं, लेकिन आप जानिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग
रूप सज्जा पर भी काफ़ी ध्यान देते थे। रूप सज्जा पे कैसे कि ये लोग लिपस्टिक यूज़ करते थे, खासकर औरतें, ठीक है। ये लिपस्टिक अप्लाई करते थे और जैसा आजकल सिंदूरी रंग होता है ना, ऑक्रे कलर, उस कलर की ये अपने लिप्स को उस रंग से, अपने होठों को उस रंग से रंगते थे। इसके अलावा ये लोग लंबे बाल रखते थे, आदमी औरत दोनों लंबे बाल रखते थे। जो इनकी मूछें होती थी, ठीक है, मूछें रखने का भी शौक रखते थे और शेव भी करते थे, ठीक है। अगर आप प्रीस्ट किंग को देखेंगे यहाँ पर, तो प्रीस्ट किंग ने दाढ़ी तो रखी हुई है लेकिन मूछें नहीं रखी, मूछें खाली हो रखी हैं। लेकिन हाँ, दोनों तरह से था, दाढ़ी भी रखते थे, मूछें भी रखते थे और दोनों चीज़ें साफ भी रखते थे, ऐसा भी था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमें इस तरह के रूप सज्जा और परिधान, कॉस्मेटिक्स के बारे में थोड़ा बहुत पता चलता है। फिर ये लोग ब्रॉन्ज मिरर्स, यानी जो तांबे का दर्पण होता है, जैसे आज हम मिरर्स को देखते हैं, जो शीशा होता है उसे देखते हैं, दर्पण बोलते हैं उसे। तो आजकल तो उसको हम सिलिका, मतलब एक अलग विधि से बनाते हैं, लेकिन उस जमाने में शीशे की खोज नहीं हुई थी। तो ये दर्पण कैसे बनाते थे ये लोग, मिरर कैसे बनाते थे, ये ब्रॉन्ज से बनाते थे। जो कांसा होता था उसको काफ़ी चमकीला कर देते थे, उससे ही अपने आप को देखते हैं। ये सिंपल सी बात है। अगर आप नई थाली लें तो नई थाली में आप अपने चेहरे को आराम से देख सकते हैं, बर्तन में आप अपने चेहरे को आराम से देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये लोग आइवरी कॉम्ब यूज़ करते थे, हाथी दांत के बने कंघे इस्तेमाल करते थे। फिर बालों में लगाने वाला जो पिन होता है, हेयर पिन, 8 नंबर पे मैंने इसको यूज़ कर रखा है, एंटी मनी रॉड्स, ये हेयर पिन्स भी लगाया करते थे। फिर ज्वेलरी का शौक आदमी औरत दोनों रखते थे, जिसको जो हमें इमेज से पता चलता ही रहता है। अगर आप मदर गॉडेस की इमेज को देखेंगे यहाँ पे, तो इसने काफ़ी ज़्यादा ज्वेलरी पहन रखी है। ये एक खिलौना ही है वैसे तो, लेकिन ये चीज़ क्लियर हो रही है कि माथे पर भी इन्होंने कलगी लगा रखी है, चेहरे पे, सर पे मुकुट भी धारण कर रखा है। फिर कई तरह के इन्होंने मोती और पत्थरों के बने आभूषण, ये सब पहनने का इनको शौक था। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको मैंने रिलीजन और ड्रेस में कवर किया है। ये सोसाइटी का पार्ट है, प्लीज़ इसको आप फॉलो करिए। आगे बढ़ते हैं। फिर उस सोसाइटी में एंटरटेनमेंट के क्या साधन थे, क्या वो लोग अपने आप को, कोई खेल खेलते थे, कोई एंटरटेनमेंट था। अब देखिए, अगर हम बात करें कि क्या वो कोई आउटडोर एक्टिविटी करते थे, आउटडोर गेम्स खेलते थे, तो उसके कोई एविडेंसेस हमें मिले नहीं है। जैसे आज हम फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, आज उनकी पिचेस बनती हैं, बड़े बड़े स्टेडियम्स बनते हैं, हज़ारों साल बाद अगर कभी अवशेष खोदे जाएंगे तो मिलेंगे भी। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में उस तरह के कोई गेम्स के बारे में हमें अभी नहीं पता चलता है। हाँ, चेस के बारे में हम ज़रूर जानते हैं, लेकिन चेस भी एक इंडोर गेम है, आप जानते हैं, चेस ये मैंने यहाँ बना रखा है, ठीक है। तो ये लोग चेस भी खेलते थे। कुछ हिस्टोरियंस डाउट करते हैं कि ये चेस नहीं है, शिवलिंग है, बट ये जिस तरह इसको उन्होंने अरेंज कर रखा है, ये शिवलिंग नहीं लग रहा, ये चेस बोर्ड ही लग रहा है, ठीक। अच्छा, इसके अलावा जो बच्चों के खिलौने थे, चाहे वो मिट्टी की गाड़ी है, मिट्टी के सांड हैं, मिट्टी के हाथी हैं, मिट्टी के बंदर हैं, या रथ हैं, या सीटियां हैं, तो ये बताती हैं कि बच्चों का एंटरटेनमेंट के लिए ये लोग इस प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग किया करते थे। इसके अलावा देखिए, अब लूडो की यहाँ पे आपको गोटियाँ दिख रही होंगी, लूडो की गोटियाँ, ये देखिए लूडो की गोटियाँ, तो ये भी मिली हैं। तो कहीं ना कहीं मोस्ट प्रोबेबली ये लोग लूडो जैसा कोई खेल ज़रूर खेलते होंगे। इसके अलावा मिट्टी के खिलौने बनाया करते थे, ये आप एक बार नोट कर लीजिए। फिर म्यूज़िक के बारे में हमें कोई इंडिकेशन नहीं मिला है कि क्या म्यूज़िक, क्योंकि कोई वाद्य यंत्र प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन यस, इनडायरेक्टली हमें एक एविडेंस मिलता है। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक फीमेल फिगरीन है और उसके अंदर वो डांसिंग पोजीशन में खड़ी है, उसने एक तरफ पूरी चूड़ियां पहन रखी हैं और एक तरह से नृत्य की मुद्रा में वो खड़ी है। तो नृत्य बिना म्यूजिक के नहीं होता, तो मोस्ट प्रोबेबली कुछ ना कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या सॉन्ग्स ये लोग ज़रूर गाते रहे होंगे या वाद्य यंत्रों को बजाते रहे होंगे। बट ये सारा हमारा एक तरह से स्पेकुलेशन है, ये गेस वर्क है, जिसको हम आज के हिसाब से देखते हैं, ठीक। तो एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स के में इतना ही है, तो आप प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी।
अब हम लास्ट पोर्शन की तरफ जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, बट इसको मैंने बहुत शॉर्ट रखा है ताकि आप लोग आसानी से पॉइंट बना सकें और ठीक ठाक आंसर लिख सकें, जिससे आपके मार्क्स अच्छे आ सकें, आपके मार्क्स ना कटें। अब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, प्रशासन की बात करते हैं। अच्छा बच्चों, इसको समझने के लिए एक सिचुएशन मैं आपको देता हूँ। एक क्लास है, उसके अंदर शिक्षक नहीं है, उसके अंदर टीचर नहीं है, तो वहाँ की क्या कंडीशन होगी? क्या वो बच्चे पढ़ेंगे? देखिए, आइडली विद्यार्थियों से क्या उम्मीद करी जाती है? स्टूडेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब टीचर ना हो तो शांति से बैठें और अपना जो काम छूट गया है वो करें, या जो उन्हें बेहतर लगे, जो डिसिप्लिन वाइज ठीक हो, ऐसा काम उनको करना चाहिए, ये उनसे उम्मीद करी जाती है। और होता एक्चुअली क्या है, अगर टीचर नहीं है क्लास के अंदर, फॉर टाइम बीइंग ही नहीं है, 5 मिनट के लिए भी नहीं है, तो बच्चों का जो स्वभाव होता है, जो मनुष्य का स्वभाव है, बच्चों का ही नहीं मनुष्य का जो स्वभाव है, वो चंचल स्वभाव होता है। तो उस चंचल स्वभाव के कारण वो कुछ ना कुछ खुराफात वो करेगा ही करेगा। तो जब हम 21st सेंचुरी में बच्चों से क्या उम्मीद करें? बड़ों से उम्मीद नहीं करी जा सकती कि वो बिना किसी प्रशासनिक दबाव के अपने आप को व्यवस्थित कर लें। आज दुनिया लॉकडाउन से जूझ रही है। इमेजिन करिए कि हमारे पास एक वीक गवर्नमेंट होती, एक मजबूत सरकार नहीं होती। आपको लगता है कि लोग इस चीज़ को मानते हैं? मुझे लगता है कि मुझे इस पे संशय है, डाउट है। आसान काम नहीं होता, अथॉरिटी होनी चाहिए। सड़कों पे मैं क्यों नहीं जा रहा? पार्क में मैं क्यों नहीं जा रहा? खेलने में क्यों नहीं जा रहा? स्कूल क्यों पढ़ाने नहीं आ रहा? क्योंकि पता है मुझे कि दुनिया एक समस्या से जूझ रही है, और अगर मैं सड़क पे गया तो हाँ, तबीयत ठीक कर दी जाएगी मेरी। तो ये क्या है? ये प्रशासन है। आप डेली टेलीविजन देखते होंगे, रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन में बांटा गया, और वहाँ पर जो वहाँ का लोकल प्रशासन है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो बहुत पावरफुल है। वो डिसाइड करेगा कितनी छूट देनी, कितनी नहीं देनी। तो हम आज जिस दौर में जीते हैं, वहाँ प्रशासन की ज़रूरत पड़ती है। अब एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो उन्हें भी ज़रूरत पड़ती होगी। तो इस चीज़ को दिमाग में ज़रूर रखिएगा। तो पॉइंट वाइज डिस्कस कर लेते हैं। 10 पॉइंट्स मैंने आपके लिए बना रखे हैं, प्लीज़ इनको नोट करिएगा, इनको समझने की कोशिश करिए। जो पहला पॉइंट है वो है, सिटीज आर द सिंबल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो शहरी जीवन है वो सिंबल है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। शहर सिंबल है। शहर अपने आप नहीं बसेंगे, याद रखना। शहर व्यवस्थित नहीं होंगे, अपने आप नहीं बनते हैं। दूसरा, क्लोज इंटीग्रेशन बिटवीन इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस। सोसाइटी भी शांति प्रिय है, सोसाइटी भी सही काम कर रही है, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी चल रही हैं। कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन तो होगा ना जो उनको कंट्रोल करता है, जो उनको रेगुलेट करता है। केयरफुल प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। जो मैंने थर्ड पॉइंट यहां बनाया हुआ है वो है केयरफुल प्लानिंग। विदाउट प्लानिंग क्या शहर बन पाएगा? नहीं हो सकता। विदाउट प्लानिंग क्या ट्रेड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो फॉर सिटीज एंड फॉर ट्रेड यू रिक्वायर्ड प्लानिंग। सभी लोगों को प्लान बनाना पड़ेगा, एक कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, तभी बेहतर तरीके से शहरी जीवन चल पाएगा सुचारू रूप से। फिर इतने सारे आर्टिजन्स हैं, इतने सारे कलाकार हैं, इतने सारे शिल्पी हैं, वो लोग खेती बाड़ी नहीं करते, वो लोग मेहनत करते हैं। वो कुछ, कोई मूर्ति बना रहा है, कोई घड़े बना रहा है, कोई खिलौने बना रहा है, कोई लिख रहा है, किसी का पढ़ाई लिखाई का काम है, कोई अकाउंटेंट है, कोई सोल्जर है, कोई प्रीस्ट है। तो ये लोग तो खेती नहीं करते, तो भूखे मर जाएंगे भाई। तो कौन कंट्रोल करेगा उस सिस्टम को कि भाई गांवों से अनाजों को उठा लाया जाए टैक्स के रूप में, गांवों से टैक्स कलेक्ट किया जाए ग्रेन्स के रूप में, और उनको शहरों तक पहुंचाया जाए। ये एक ऑब्लिगेशन करी जाए गांवों के ऊपर कि भाई आपको शहरों के लिए सरप्लस प्रोड्यूस करना है। ये तो कोई ना कोई सरकार ही करेगी ना। तो कोई एंशिएंट अथॉरिटी जरूर रही होगी। हमारे पास उसके कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस नहीं है, बट सिंपल सी बात है, बिना टीचर के बच्चे पढ़ नहीं सकते। ये बिल्कुल क्लियर कट है। आप चाहे कितना भी गूगल कर लें, आप चाहे कितना भी नेट को यूज़ कर लें, बट यस, एक टीचर का जो एक ह्यूमन टच होता है, टीचर का जो एक इंटेलेक्ट है, जो उसका विजडम है, जो प्रूडेंस है उसकी, वो बहुत ज़रूरी है। और विदाउट टीचर बच्चे
सही दिशा में नहीं जा सकते। हो सकता है आप कोई दिशा पकड़ लें, बट वो बेहतर होगी कि नहीं होगी वो हम उस टाइम नहीं समझ पाते। तो हमें किसी गुरु की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे गुरु एक बच्चे के जीवन में प्रशासक होता है, उसको उसकी एकेडमिक लाइफ को रेगुलेट करता है, उसके शैक्षणिक जीवन को बड़ा प्रभावित करता है, उसी तरह एंशिएंट टाइम्स में जो अथॉरिटीज़ हो रही होंगी, जो प्राधिकरण रहे होंगे, जो सरकारें रही होंगी, वो ज़रूर उसको कंट्रोल करते होंगे। तो मैंने एक 5वां पॉइंट यहाँ पे दे रखा है कि भाई नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी। कोई भी चीज़ दुनिया में, कोई भी प्रशासन बिना स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी के नहीं चल पाता। ठीक है, आज भी जब राज्यों में कोई समस्या आती है तो राज्य जो सरकारें होती हैं वो केंद्र की तरफ देखती हैं कि भाई हम कैसे इस मुसीबत से निकलें। अगर कोई दिक्कत आती है तो राज्य सरकारें केंद्र सरकार की तरफ बढ़ती हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे हड़प्पन सोसाइटी में कोई केंद्रीय सत्ता रही होगी। ठीक है, फिर अगर हम इनकी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें कि आर्थिक रूप से ये लोग कैसे थे, तो आप इमेजिन करिए कि वहां पर स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजर सिस्टम था। यानी जो बांट नाप तौल के जो विभाग था वो स्टैंडर्डाइज, एक जैसे नाप तौल के जो बांट थे वो हड़प्पा में भी मिल रहे हैं, मोहनजोदारो में भी मिल रहे हैं, बनवाली में भी मिल रहे हैं, राखीगढ़ी में भी मिल रहे हैं। तो ये बड़ी बात है। 1 किलो सब्जी आपको दिल्ली में खरीदनी हो, चाहे लखनऊ खरीदिए, चाहे आप झज्जर खरीदिए, चाहे आप तमिलनाडु खरीदिए, चाहे कश्मीर खरीदिए, आपको 1 किलो ही मिलेगा। क्योंकि पूरी दुनिया में हम कॉमन वेट एंड मेजर सिस्टम लेते हैं। अगर नहीं मिल रहा तो बेईमानी हो रही है, और ये सरकार का काम है उस बेईमानी को रोका जाए। कंप्लेंट सिटीजन को ही करनी पड़ेगी। आप 1 मीटर कपड़ा खरीद रहे हैं, चाहे विश्व में दुनिया में कहीं खरीद लीजिए, आपको 1 मीटर कपड़ा 1 मीटर ही मिलेगा। 1 मीटर स्टैंडर्डाइज्ड है। मोबाइल का चार्जर है, स्टैंडर्डाइज्ड होता है, चाहे वो सी टाइप हो, चाहे वो अन्य टाइप का चार्जर हो, वो पूरी दुनिया में सेम चलेगा। अदरवाइज डिस्पैरिटीज आ जाएंगी। तो जो इनका इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन था वो पूरी तरह से स्टैंडर्डाइज था। आप इनकी सील्स को देखिए, बिल्कुल एक जैसे पत्थर, एक जैसी इमेजेस बनी हुई हैं, उनको भी कोई रेगुलेट कर रहा था। ठीक है, तो ये आपको समझना होगा। फिर हम 7th पॉइंट को अगर डिस्कस करें तो सोशियो कल्चरल यूनिटी अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द सिविलाइजेशन। पूरे 12.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर, आप अंदाजा लगाइए, 12.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का मतलब आप समझते हैं। आज हमारा जो उत्तर प्रदेश राज्य है, जो भारत का सबसे पॉपुलस स्टेट है, जो लगभग 2.5 लाख, ये थोड़ा 2.5 लाख से कम ही है, 2,43,000 के करीब स्क्वायर किलोमीटर में है। यानी यूपी जैसे लगभग 5.5 या 6 राज्य बराबर, इतनी बड़ी सिविलाइजेशन में सेम सोसाइटी, सेम कल्चर स्प्रेड होना, फैलना, ये बिना सेंट्रल अथॉरिटी के पॉसिबल नहीं है। नहीं तो टेढ़ी मेढ़ी सड़कें बनेंगी, टेढ़ी मेढ़ी आड़ी तिरछी रेखाएं खींचेंगी, कहीं पे भी कब्जा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता था पास्ट में। इसका मतलब था देयर वाज समवन टू लुक आफ्टर ऑल दीज थिंग्स। कोई था जो देखता था इसको, और ये कोई ना कोई सेंट्रल अथॉरिटी थी। अब 8th पॉइंट मैंने जो कवर किया वो है मैरीटाइम कॉमर्स, समुद्री व्यापार। आप और मैं क्यों नहीं कर ले रहे? नहीं कर सकते ना। आपको अगर समुद्री व्यापार करना है, आपको बड़े बड़े जहाज चाहिए, वो कहीं तो बनेंगे। आपको कुशल नाविक चाहिए, उनकी ट्रेनिंग तो होगी कहीं, और उस पर जो कर लगेगा वो भी तो देना पड़ेगा। तो ये जब आज पॉसिबल इतना नहीं है, तो उस जमाने में कैसे पॉसिबल रहा? अपने आप तो लोग व्यापार नहीं करने लगेंगे, कोई तो उनको प्रेरणा देगा, कोई तो इम्पेटस देगा कि भाई आप आगे बढ़िए। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि इंटरनेशनल ट्रेड करते थे वो लोग, ओमान तक जाते थे, गल्फ तक जाते थे, इराक पार करते थे, और यहाँ तक बोला जाता है कि इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूनान तक पहुँचे हैं, मिस्र तक पहुँचे हैं, चाइना तक पहुँचे हैं। अपने आप तो नहीं पहुँच सकते ना, अपने आप नहीं हो सकता ये। तो ये भी इंडिकेट करता है कि yes, there was some kind of central authority which was looking after all the socio-cultural, economic and other needs of the civilization. कोई ना कोई था देखने के लिए। अब मैंने 9th पॉइंट दिया है जो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि भाई समाज में कहीं ना कहीं भेद था, अमीर और गरीब का भेद था, शासक और सत्ता का भेद था। कोई शासक है, कोई शासित है, कोई रूलर है, कोई रूल्ड है।
ये कैसे पता चलता है? क्योंकि अपर टाउन में ऑब्वियसली बड़े लोग ही रहेंगे, लोअर टाउन में कॉमनर्स रहेंगे। बड़े लोग से मेरा तात्पर्य है जो प्रशासनिक दृष्टि से मजबूत है, वो लोग रहेंगे। तो अपर टाउन, लोअर टाउन, आपको अगर मैं थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन कराऊं तो अपर टाउन, लोअर टाउन में जो वेस्टर्न साइड हुआ करती थी, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, तो जो वेस्टर्न साइड हुआ करती थी ये वाली, ये अपर टाउन होता था, ठीक, और ये लोअर टाउन होता था, ईस्टर्न साइड वाला, ठीक, ओके। एंड फाइनली जो मैंने 10th पॉइंट बनाया हुआ है वो है कि अगर आप इनकी स्ट्रीट्स को देखें, ओवरऑल लेआउट देखें, जो सड़कें हैं, जो नालियां हैं, जो ड्रेनेज सिस्टम है, ये और जो मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग्स हैं, चाहे वो बड़ा स्नानागार हो, ग्रेट बाथ हो, चाहे वो ग्रैनरीज हों, ये साफ बताती हैं कि कोई स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी है जो इस तरह के स्ट्रक्चर्स को कंप्लीट करा रही है। अपने आप चीज़ें नहीं होती, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कोई तो है इस पूरे चक्र को चलाने वाला। तो माना हमारे पास कोई आर्कियोलॉजिकल या लिटरेरी एविडेंसेस नहीं है, बट यस, जो मॉन्यूमेंटल एविडेंसेस हैं, जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, इनडायरेक्टली, चाहे वो सील्स के माध्यम से हो, चाहे वो ट्रेड के माध्यम से हो, चाहे वो एक एब्स्ट्रैक्ट टाउन प्लानिंग के थ्रू हो, चाहे वो सिमिलैरिटी बिटवीन द वेरियस साइट्स हो, ये इंडिकेट करती है कि यस, हड़प्पन्स हैड अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट आपको नहीं समझ में आता है या आपके मन में कोई डाउट है, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में उसको पूछ लीजिए मुझसे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।